उस वक्त गर्मियों की तपती दोपहर में मैं अपनी दुकान पर चंद एक ग्राहकों को सामान पकड़ाने के बाद फारिग बैठा था। दिन के उस पहर अमूमन ग्राहक कम ही आया करते थे। कोई इक्का दुक्का ही लोग थे जो आ रहे थे। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो दोपहर के 2:30 बज रहे थे और अब तो मुझे भूख भी जोरों की लगी थी। घर जाके खाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था, क्योंकि घर के नाम पर मेरे पास बस एक मकान ही था जिसमें बसने वाले लोगों की मेरे खाने पीने या आराम से कोई गर्ज नहीं थी। उन्हें तो बस मेरे कमा कर लाए हुए पैसों से मतलब था, और अगर उन्हें पता चल जाता कि मैं दुकान बंद करके खाना खाने आया हूँ तो कयामत ही खड़ी कर देते। इसलिए मैं उठकर दुकान बंद करने लगा था कि किसी होटल से खाना लेकर खाऊं। अभी मैंने दुकान का शटर नीचे किया था कि सामने से आती हुई एक मासूम बच्ची पर मेरी नज़र पड़ी। वो मेरी ही तरफ बढ़ रही थी। मैं दुकान के बाहर आके खड़ा हुआ, उसे देखने लगा और शायद वो कोई चीज़ या सामान लेने आ रही हो। इसके साथ कपड़े से ढकी हुई कोई चीज़ थी जो उसने पास आकर मुझे देते हुए कहा कि ये खाना आपके लिए अम्मा ने भेजा है। मैं हैरान हुआ कि अभी मैं खाना लेने के लिए ही दुकान से निकला था और अभी किसी ने मेरे लिए खाना भेजा था। मैंने बच्ची से वो खाना लिया और शुक्रिया अदा करते हुए दुकान में जाकर खाना खाने बैठ गया। बहुत ज़्यादा ही लजीज था, किसी ने बड़े दिल से पकाया था। मैं खाने से फारिग हुआ तो वो एक एक करके ग्राहक भी आने लगे। मैं अपने काम में मसरूफ हो गया। दूसरे दिन भी वही बच्ची खाना लेकर आई और बोली अम्मा ने भेजा है। अब हर रोज यही सिलसिला चल पड़ा था। मेरे लिए अनवाओ अक़साम के खाने रोज रोज आने लगे थे जो खाकर मैं पेट भर लेता। कोई 1 हफ्ता हो गया था वो बच्ची हर रोज खाना लाती रही, लेकिन मैंने उससे नहीं पूछा वो कौन है और उसकी माँ मेरे लिए खाना क्यों भेजती है। ये सवाल आज ही मेरे दिमाग में आया था। और फिर दोपहर में उसी वक्त जब बच्ची खाना लेकर मेरी दुकान में दाखिल हुई तो मैंने उसके सर पर हाथ रखकर पूछा कि बेटा आप कौन हैं और आपकी माँ हर रोज मेरे लिए खाना क्यों भेजती हैं। तो बच्ची ने जो कहा वो मेरे लिए बहुत ही हैरानकुन और परेशानी का बाइस था। यानी मैं अनजाने में किसी और का खाना हर रोज खा रहा था, क्योंकि बच्ची ने कहा था अम्मा खाना देकर कहती हैं कि जाओ अब्बा को देकर आओ, इसलिए मैं खाना आपके पास लेकर आती हूँ। ये सुनकर तो मेरे ओसान खता हो गए। बच्ची तो मासूम और नासमझ थी, लेकिन मैं तो अक्लमंद इंसान था। मैं कैसे बिना पूछे और तहकीक किए किसी और का खाना खा सकता था, और वो भी 1 हफ्ते से मुसलसल खा रहा था। बच्ची का जवाब सुनकर मेरी शर्मिंदगी की कोई इंतहा नहीं रही थी। अब मुझे उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए जिनका मैं खाना खा चुका हूँ। मैंने बच्ची का हाथ पकड़ा और उसे दुकान से बाहर लाकर गली में खड़ा हो गया। फिर पूछने लगा कि बेटा आपके अब्बा की दुकान इस बाजार में कहाँ पर है, क्योंकि मुझे लगा था कि बच्ची अपने बाप को किसी दुकान पर ही खाना देने जाती होगी और रास्ता भूलकर मुझे देकर जा रही होगी। लेकिन उस बच्ची ने कहा कि मेरे अब्बा की दुकान इस बाजार में कहीं पर भी नहीं है। मैंने कहा फिर आप किसके लिए और कहाँ खाना लेकर जा रही होती हैं। तब भी उसका जवाब वही था कि मैं खाना आपके लिए ही लेकर आ रही थी और अम्मा ने कहा है कि अब्बा को खाना देकर आओ। मैंने लाख बार बच्ची को समझाया कि मैं आपका अब्बा नहीं हूँ, आपकी अम्मा आपको जिनके लिए खाना देती हैं आप वहीं खाना पहुंचा दिया करो। लेकिन हर बार बच्ची खाना मेरे पास ही लेकर आती थी और कहती अम्मा ने आपके लिए खाना भेजा है। मैं उनके इस अमल से बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि मैं पहले ही इतनी दफ़ा खाना खाकर बहुत शर्मिंदा था। इसलिए आज मैंने सोच लिया था कि उस बच्ची के घर जाकर तहकीक कर लूँगा कि उनकी वालदा किसके लिए खाना भेजती हैं, क्योंकि बच्ची हर रोज़ शायद रास्ता भूलकर खाना मेरी दुकान पर ला रही थी। उसके घर वालों को इस बात का पता भी नहीं होगा, क्योंकि बच्ची सिर्फ 5 साल की ही थी, इसलिए उससे गलती होना कोई बड़ी बात नहीं थी। इस दफ़ा मैंने खाना लेने से इनकार कर दिया तो बच्ची रोती सी सूरत बनाकर वहीं खड़ी रही और बोली कि जब तक आप खाना नहीं लेंगे मैं वापस नहीं जाऊंगी।
मजबूरन मुझे उससे खाना लेना पड़ा और मैंने बिना खाए ही खाना वहीं टेबल पर रख दिया। वो बच्ची वापस जाने लगी तो मैंने भी वो खाना उठाया और उसके पीछे पीछे चलने लगा। वो बच्ची पास ही एक घर में दाखिल हो गई तो मैंने डोरबेल बजाकर किसी के बाहर आने का इंतजार किया। थोड़ी ही देर बाद एक नौजवान औरत अपने चेहरे को दुपट्टे के नकाब से ढांपती हुई दरवाजे पर आई तो मैंने उनसे कहा कि आपकी बच्ची हर रोज किसी गलतफहमी के तहत खाना मेरी दुकान पर पहुंचा जाती है। गालिबन वो खाना अपने वालिद के लिए लेकर जाती है, लेकिन गलती से वो मेरी दुकान पर देकर चली जाती है। मैंने कई दफ़ा बच्ची से कहा कि आप गलत जगह खाना देती हैं, लेकिन वो रोज जिद करके खाना रख के चली जाती है। मैंने उस लड़की से कहा कि आप मुझे बता दें बच्ची के वालिद की दुकान कहाँ पर है, मैं खाना उन्हें पहुंचा देता हूँ। वो लड़की चुपचाप खड़ी मेरी बातें सुन रही थी। जब मैं अपनी बात खत्म करके चुप हुआ तो उसने कहा बच्ची का वालिद फौत हो चुका है, आसपास कोई मस्जिद नहीं, इसलिए मेरी बेटी अपने वालिद के साले सवाब का खाना किसी दुकान पर ही लेकर जाती है। मुझे बच्ची के यतीम होने का सुनकर बहुत ही दुख हुआ। मैंने उस बात का अफसोस किया और चुपचाप वापस चला आया। मैं अपनी दुकान पर आकर बैठ गया, लेकिन मैं अपने दिमाग से उस बच्ची और उसकी माँ के ख्यालात को नहीं निकाल पा रहा था। न जाने उनके शोहर को क्या हुआ होगा। इस भरी जवानी में वो औरत बेवा हो गई। वो दिन मेरा इन्हीं सोचों में गुजर गया था। दुकान पर भी काम में दिल ना लगा तो मैंने दुकान जल्दी बंद की और घर का रुख किया था। घर पहुंचकर मैं अभी अपने कमरे तक ना पहुंचा था कि मेरी सौतेली माँ ने मुझे देखकर जल्दी वापस लौटने की वजह पूछी। मैंने कहा कि आज तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए दुकान जल्दी बंद कर दी है। उन्होंने मुझसे पैसे लिए और गिनकर अपने पास रख लिए। ये मेरी जिंदगी की डेली की रूटीन थी। मैं सुबह उठकर दुकान पर चला जाता और पूरे दिन की कमाई लाकर अपनी सौतेली माँ के हाथ पर रखता। उस घर में अकेला कमाने वाला मैं ही था। मेरे अब्बा फालिज के मरीज थे, जो एक बिस्तर पर पड़े रहते थे। उन्होंने अपनी सेहत के दिनों में दुकान खोली थी, जो हमारे घर का जरिए माज थी। अचानक अब्बा को फालिज का अटैक आया, तो ऐसे में दुकान बंद करना भूखा मर जाना था। मैं कम उम्र था, फिर भी सौतेली माँ के कहने पर पढ़ाई छोड़कर दुकान संभाल ली थी और तब से अब तक बस दुकान पर ही होता था। मेरी जिंदगी की घर से दुकान और दुकान से घर लौटने पर मुश्तमिल थी। 15 साल की उम्र से दुकान संभालते संभालते मैं 25 साल का हो गया था और इस सारे अरसे में एक दिन भी मैंने कोई छुट्टी नहीं की थी और ना ही कहीं और जाने का सोचा था। इसी तरह कमाने को मैंने अपनी जिंदगी का मकसद समझ लिया था। इसके अलावा जिंदगी के किसी सुख दुख से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। ननिहाल दतियाल में मुझे किसी रिश्ते का कुछ पता नहीं था। मैं कब यतीम हुआ ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे अपनी माँ की शक्ल तक याद नहीं आती थी। बस सौतेली माँ के मुंह से ये हमेशा सुना था कि मैं उनका सौतेला बेटा हूँ। मेरे अलावा अब्बा की एक और औलाद थी और वह मेरी सौतेली बहन थी। वो शहर में किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। कभी कभार वो घर आ जाती तो मुझे मुंह तक लगाना पसंद नहीं करती थी। घर से सुबह बिना कुछ भी खाए पिए मैं निकल जाता और रात देर से दुकान बंद करके लौटता। तब भी मेरे लिए घर में खाने को कुछ नहीं मौजूद होता था। सौतेली माँ जो भी पकाती सिर्फ खुद खाती और अब्बा को खिलाती। मेरे लिए यही गनीमत थी कि वो मेरे बाप का ख्याल रख रही थी, वरना वो अब्बा को भी अपने ऊपर बोझ ही समझती थी। अब्बा की खातिर ही मैं इस घर का खर्चा उठा रहा था, जिसमें मेरी सौतेली माँ और बहन भी आती थी। मैं हर रोज 5,000 10,000 लाकर सौतेली माँ को देता था, लेकिन फिर भी उनके मुताबिक मैंने उन लोगों के लिए किया ही क्या था। अब्बा मेरे एक कमरे में पड़े रहते थे, उनसे मेरा मिलना भी उनकी बीवी की इजाज़त पर मौकूफ था। अगर वो चाहती तो मुझे अब्बा के कमरे में जाने की इजाज़त देती, अगर ना चाहती तो हफ्ता हफ्ता भर मैं अपने बाप को नहीं देख सकता था। मुझे बचपन से ही उनके आगे कोई सवाल करने की आदत नहीं थी और ये आदत भी मुझ में मेरे बाप ने ही डाल दी थी। मेरी सौतेली माँ अब्बा की
बहुत ही चाहती थी। जब भी उसके बाद मुझे भी उनके सामने बोलने की जरूरत नहीं थी। अपनी सौतेली माँ को देखकर मुझे उस लड़की का ख्याल आ गया जो अपने शौहर के मरने के बाद भी इसके लिए खाना भेजती थी। और मेरा यहाँ बाप जिंदा होते हुए भी एक रोटी का मोहताज था। कितनी बावफा थी वो औरत जो छोटी बच्ची के हाथ अपने शौहर के हिस्से का खाना मुझे भेज देती थी। मुझे इसकी इस आलादर्शी पर अश्क आने लगा था। काश मेरी माँ की मौत के बाद मेरे बाप को भी कोई ऐसी बावफा बीवी मिली होती तो आज हमारे घर में पैसे के अलावा इंसानों की भी कदर होती। रात तक अपने दिमाग में यही बातें सोते सोते जाने कब मेरी आंख लग गई थी। अगले रोज मामूल के मुताबिक मैं कमरे से निकलकर दुकान पर जाने लगा। जब सौतेली माँ ने सामने आकर मुझे कहा था, लगता है दुकान पर आजकल तुम्हारा दिल नहीं लग रहा, इसलिए दुकान जल्दी बंद करने लगे हो। जानते भी हो कि तुम्हारे अलावा कमाने वाला इस घर में कोई नहीं है। तुम मर्द हो और यही तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें जो कुछ भी चाहिए वो तुम ला कर दो। तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारे कांधों पर ये बोझ डाला है, वरना मैं तुमसे 1 रुपया तक नहीं मांगती। मैं उनसे ज्यादा किसी चीज पर बहस नहीं करता था, इसलिए मैंने हाँ में सर हिला दिया था और बोला कि कोशिश करूंगा कि आइंदा आपको पैसे ज्यादा दे सकूं। तब उन्होंने कहा, अगले हफ्ते मेरी बेटी अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके वापस आ रही है और उसके वापस आते ही मैं उसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दूंगी। उसकी शादी के लिए भी तुम्हें ही कुछ न कुछ करना होगा। आखिर वो तुम्हारी बहन और तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं चाहती हूँ कि रिश्ता पक्का होने से पहले ही मैं उसके लिए कुछ जहेज का सामान जमा कर सकूं। अगर तुम कुछ पैसों का इकट्ठे बंदोबस्त कर सकते हो तो चंद लाख का बंदोबस्त कर दो, क्योंकि मैं ज्यादा वक्त अपनी बेटी को इस घर की गुर्बत में नहीं रख सकती। उसकी इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि चंद लाख इकट्ठे जमा नहीं कर सकता था। इसलिए मैं चुपचाप घर से निकल आया और दुकान पर बैठकर सोच रहा था कि मेरी बहन मुझसे 5 साल छोटी थी। उसकी शादी का ख्याल तो मेरी सौतेली माँ को आया था, लेकिन मेरा घर बसाने की उसने कभी कोई बात नहीं की थी। आज दुकान पर निस्बतन ज्यादा ही रश था, क्योंकि उन दिनों ईद का सीजन चल रहा था और मेरी कपड़े की दुकान थी। लोगों को सामान देते देते मुझे पता ही नहीं चला था कि कब वो प्यारी सी बच्ची मेरे लिए खाना लेकर आई थी और कितनी ही देर से मेरे फारिग होने का इंतजार करती करती खड़ी रही थी। जब अचानक मेरी उस पर नजर गई तो मैं चौंक गया। मैंने उससे पूछा कि आप कब आई हैं, तो उसने बताया आधा घंटा हो गया है। मुझे अपनी बेदयानी पर बेहद शर्मिंदगी हुई और फिर उससे खाना लेकर मैंने दुकान का शटर गिरा दिया था, वरना लोगों ने मुझे ये 2 निवाले भी नहीं खाने देने थे। खाना खाकर मैं फिर से काम में लग गया था। असर के करीब कुछ रश कम हुआ था तो मैं फारिग दुकान में बैठा हुआ था जब मेरी नज़र बाहर गली में गई तो वही औरत उस बच्ची को उठाए तेज तेज कदमों से कहीं जा रही थी। बच्ची जो उसके कंधे पर थी वो देखकर मुझे परेशानी होने लगी थी। फौरन ही अपनी दुकान से बाहर निकल आया और उन्हें रोककर पूछा कि क्या मामला है। औरत ने बताया कि बच्ची पर बुखार की वजह से गलूनगी तारी हो गई है, मैं उसे लेकर अस्पताल जा रही हूँ। मैंने करीब ही खड़ी मोटरसाइकिल दौड़ते ली और बच्ची को सामने बिठाकर उस औरत को पीछे बैठने का कहा। हम 10 मिनट के अंदर अस्पताल में मौजूद थे। यहाँ फौरन बच्ची का ट्रीटमेंट शुरू हुआ और थोड़ी ही देर में उसका बुखार उतर चुका था। उसकी माँ जो मुसलसल दुआएं करती और रोती रही थी, उसने मेरा शुक्रिया अदा किया तो मैंने उस बात को अपना फर्ज बताकर उन्हें शर्मिंदा ना करने का कहा। फिर उन दोनों को मोटरसाइकिल पर घर छोड़ने आया था तो उस औरत ने मुझे अंदर आकर चाय पीने की पेशकश की, लेकिन मैंने कहा अभी नहीं, आप बच्ची का ख्याल रखें, मैं फिर कभी चाय पी लूँगा। मैं वहाँ से निकलकर घर आया तो मेरे घर पर भी इमरजेंसी की सूरत हाल थी। सुदेली माँ ने कहा कि कहाँ रह गए थे तुमने, दुकान पर लड़का भेजा लेकिन दुकान भी बंद थी। तुम्हारे बाप की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। अंदर डॉक्टर मौजूद था। मैं फौरन भागकर अब्बा के पास पहुंचा, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि अब्बा चंद घड़ियों के मेहमान हैं
उन्हें फालिज का एक शदीद किस्म का अटैक आया था। रात तक अब्बा इस दुनिया में हमें तन्हा छोड़कर जा चुके थे। अब्बा की तदफीन और बाकी इंतजामात से फारिग होकर मैं चंद दिन घर पर ही रहा। अब मेरा दुकान खोलने का और काम करने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता था। अब्बा की मौत का ऐसा गम लगा था जिसका बोझ दिल से नहीं उतर रहा था। मेरी सौतेली बहन भी यूनिवर्सिटी छोड़कर आ चुकी थी। सौतेली माँ हर वक्त मुझसे पैसे मांगती रहती और मुझे घर बनी चाय का कप भी ना देती थी कि तुम्हारी खिदमत हमारा फर्ज नहीं बनती। एक हफ्ता मेरा घर ही गुजरा था। एक हफ्ते बाद मेरी सौतेली बहन के लिए रिश्ता आना शुरू हुए। उसकी माँ ने उसके लिए एक लड़का पसंद कर लिया था। अब्बा की मौत के दूसरे हफ्ते में ही माँ ने उसका सादगी से निकाह करने का फैसला कर लिया था, जिसके लिए मेरे सामने उसने बड़ी रकम की डिमांड की थी। लेकिन मैं इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाता, इसलिए हमने एक दूसरे की मुशावरत से दुकान बेच दी थी और उससे मिलने वाली रकम से बहन की शादी के सारे इंतजामात हो गए थे। बेटी की शादी होते ही माँ भी उसके साथ दूसरे शहर में मुंतकिल हो गई थी। चंद रोज मैं घर पर अकेला ही रहा था। फिर एक रोज जब घर खाली करवाने कुछ लोग आए तो मुझे पता चला कि दुकान के साथ उन्होंने ये घर भी फरोख्त कर दिया था और धोखे से दुकान के नाम मुझसे घर से कागजात भी दस्तखत करवा लिए। मेरे पास घर खाली करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। घर के बाद दुकान भी मालिकान ने खाली करने का कह दिया था। मुझे दुकान बंद किए 2 माह गुजर चुके थे। एक रोज जब मैं मजदूरों से दुकान का सामान निकलवा रहा था, तभी वह बच्ची मेरे पास आई और बोली, अंकल आप कहाँ चले गए थे? मैं रोज खाना लेकर आती थी, लेकिन आपकी दुकान बंद देकर वापस चली जाती थी। मैंने बच्ची को प्यार किया और उसे बताया कि अब ये दुकान मेरी नहीं रही और ना ही मेरा घर यहाँ पर है, मैं कहीं और चला जाऊँगा। वो बच्ची रोती सी सूरत बनाकर अपने घर चली गई थी और थोड़ी ही देर बाद मेरे लिए खाना लेकर आई थी। मैंने उससे खाना ले लिया तो वो बोली, अंकल अम्मा कह रही हैं आप उस दिन चाय का कप कहकर गए, फिर पीने नहीं आए। मैंने सोचा जाते जाते ये वादा भी पूरा कर लेता हूँ और उनके घर चाय पीने चला गया। मैं वहाँ गया तो बच्ची की माँ मेरे लिए चाय बनाने किचन में चली गई थी। फिर बातों बातों में बच्ची से पूछने लगा, आप लोग कहाँ से यहाँ पर आए हो और अकेले क्यों रहते हो? तब उसने बताया, जब मेरे बाबा की वफात हुई तो घर वाले अम्मा से बहुत लड़ते थे, इसलिए वो घर छोड़ आए हैं। इतने में उसकी माँ भी चाय लेकर आ गई। वो अपनी बेटी को बातें बताते देखकर पूछने लगी कि अंकल से क्या बातें हो रही थी। उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया कि मैंने उस दिन उनकी मदद की थी, लेकिन मैंने कहा कि आप मेरे लिए हर रोज़ खाना भेजती थी, शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए। इस पर उन्होंने कहा, नहीं, वो खाना भेजने की मेरी नीयत सिर्फ अपने मरहूम शोहर को सवाब पहुंचाने की थी। इसमें आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। चाय खत्म करने तक मैंने उन्हें बता दिया था कि मेरा घर फरोख्त हो चुका है, इसलिए मैं ये मोहल्ला छोड़कर जाने वाला हूँ। लेकिन फिर अपनी कहानी बताने के बाद मुझसे रहा नहीं गया। उनको अकेली औरत होते हुए अनजान मोहल्ले में आकर बचने की वजह पूछूं, इसलिए मैंने ये सवाल कर ही लिया था। फिर उन्होंने बताया कि ये कहानी बहुत ही लंबी है, अगर आपके पास वक्त है तो सुन ले। मैंने कहा, जरूर आप सुनाइए। वो बोली, मैं भी आपकी तरह जमाने की सताई हुई हूँ। मेरे माँ बाप की बात तभी हुई जब मैं फकत 7 साल की थी और दोनों ही एक साथ किसी हादसे में अपनी जान से गए और मुझे वे रहम दुनिया के रहमो करम पर छोड़ गए। पहले मेरी परवरिश की जिम्मेदारी मेरे ददियाल में चचा ने उठाई, लेकिन उनके साथ मैं 2 माह ही रह सकी क्योंकि चची मुझसे उस छोटी उम्र में घर के सारे काम करवाती थी और मुझे काम न आता तो ज्यादा मारती थी। एक रोज चची की मार से जब मैं बेहोश हो गई तो ये खबर मेरे मामू तक पहुंची थी। मामू की मेरे माँ के साथ बहुत बनती थी, भाई बहन में मोहब्बत थी, इसलिए मामू को मुझ पर तरस आ गया और वह मुझे अपने साथ ले आए। मामू के घर आकर चंद रोज सुकून से गुजरे थे कि मामी ने भी चच्ची वाले ही रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। 10 साल की उम्र को पहुंचकर मैंने सारे ही काम करना सीख लिए। 10 से 12 साल की उम्र तक खाना बनाने से लेकर कपड़े बर्तन और झाड़ू वगैरह सब ही मेरे ऊपर आ गया था। अब मामा को भी मेरे काम करने से कोई एतराज नहीं था।
मामी का कहना था कि इस उम्र में ये सब लड़कियों को घरदारी सिखाने के लिए करवाना पड़ता है। 12 की थी जब मामू के बड़े बेटे के रिश्ते की बात चली तो लड़की वालों ने बदले में मेरा हाथ मांग लिया और मामी के बड़े बेटे के साथ साथ मेरी भी उस घर में मंगनी हो गई। लेकिन मामू का बेटा बड़ा था, इसलिए उसकी शादी भी जल्दी तय हो गई थी और मैं छोटी थी। मेरा मंगेतर भी लगभग मेरी ही उम्र का था, इसलिए हमारी शादी चंद सालों बाद हुई थी। मेरा ससुराल अच्छा था, इसलिए अब तो थोड़ा बहुत प्यार मिल जाता था। मेरी नंद जो अब मेरी मामी की बहू भी थी, उन्हें मैं भाभी ही बुलाती थी। वो भी मेरे साथ बहुत अच्छी थी। वो घर में आई तो मुझसे काम का कुछ बोझ कम हुआ था। वो खुद ही मेरी मदद कर दिया करती थी, जबकि मेरी मामी उनसे कहती थी कि ये काम करने में बहुत माहिर हो गई है, तुम कोई तकलीफ मत किया करो। लेकिन भाभी बहुत अच्छी थी, वो मामी को तो पलट कर कुछ न कहती, लेकिन मेरी मदद फिर भी करती थी। हमारी जिंदगी यूं ही खुशी से गुजर रही थी। मैं 17 साल की हो चुकी थी। मेरा मंगेतर अक्सर हमारे घर आता जाता रहता था और मुझे देखकर बहुत खुश होता। हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद किया करते थे, लेकिन घर में इतनी आज़ादी नहीं थी कि मिल बैठकर बातें करते, इसलिए हम दोनों को अक्सर चुप कर बात कर लिया करते थे, जिसमें भाभी की हमें भरपूर मदद हासिल होती थी। ये मेरी जिंदगी के बहुत ही खूबसूरत दिन थे। वो आता तो मेरे लिए हमेशा कोई तोहफा जरूर लेकर आता। मेरे होने वाली सास भी मेरे लिए तोहफे, तोहफे और खाने पीने की चीजें भेजती रहती थी। मुझे ससुराल का बहुत प्यार हासिल हो रहा था, लेकिन किस्मत अब भी मेरी खराब थी। इन दिनों भाभी अमर से थी, उनके आखिरी महीने चल रहे थे। वो अपनी रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल जा रही थी और गाड़ी में सिर्फ भाभी अपने शोहर के साथ मौजूद थी, जब एक ही बहुत भयानक एक्सीडेंट में भाभी और भाई शदीद जख्मी हो गए। उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां भाभी का ऑपरेशन हुआ। उनका बच्चा तो बच गया, लेकिन अफसोस कि वो खुद इस दुनिया से चली गई। वो भाभी के साथ साथ मेरे होने वाले नंद भी थी और उनका बच्चा पैदा होते ही यतीम हो गया था। मुझे अपने यतीमी के दिन याद आने लगे। मैंने उस बच्चे को गले से लगा लिया और माँ की तरह उसकी परवरिश करने लगी। भाभी की मौत का भी उनके शोहर को पता नहीं चला था। वो अभी तक अस्पताल में बेहोशी की हालत में मौजूद थे, लेकिन चंद रोज बाद एक बुरी खबर फिर आई और वो ये थी कि भाभी के शोहर की दोनों टांगें डॉक्टर्स को काटनी पड़ी थी। वो हमेशा हमेशा के लिए माजूर हो चुके थे। ये बात सुनकर तो हमारे घर में मौत से भी बड़ा मातम मच गया था। हंसते खेलते घर में अब हर तरफ चुप का राज था। जो कोई जहाँ था वहीं पड़ा रहता था, ना कोई हंसता था ना बोलता था, यहाँ तक कि खाने पीने का होश भी किसी को नहीं होता था। मैं उस मासूम नन्ही सी जान को हर वक्त गोद में लिए फिरती रहती थी और ये देखकर न जाने कब मेरी मामी के दिल में ये ख्याल आया कि वो मेरी शादी उस बच्चे के बाप से करवा दें, तो मैं दोनों को बखूबी संभालूंगी। लेकिन मैं अपने मगेतर से बहुत मोहब्बत करती थी। ये बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा रोने लगी। मेरे मामू को मुझ पर तरस आ गया, लेकिन मामी ने अपने शोहर की एक बात ना सुनी और मेरे ससुराल वालों को साफ साफ इनकार कर दिया था कि ये रिश्ता हम खत्म करते हैं। वो लोग नाराज होकर चले गए। फिर एक रोज मामू ने मुझे अपने पास बुलाकर पूछा, तुम अपने साहबका मंगेतर से शादी करना चाहती हो? मैंने हाँ में सर हिलाया तो मामू ने फोन करके उसे बुलाया और हम दोनों का निकाह मस्जिद में पढ़वाकर मुझे उसके साथ चोरी छुपे रुखसत कर दिया था। इसकी बात मेरी मामी और उसके बेटे को खबर तक न हुई थी और उन दोनों ने ये समझ लिया था कि मैं घर से भाग चुकी हूँ। मुझे भाभी का मासूम बच्चा छोड़कर जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, लेकिन मामू ने मुझे तसल्ली दी थी कि हम उस बच्चे को अच्छी तरह से रखेंगे। इसलिए मैं वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली आई थी। लेकिन इस तरह चोरी छुपे निकाह करने के बाद मुझे अपने ससुराल में वो इज्जत ना मिल सकी जो एक खुशियों से लाई गई बहू की होती है। जब तक मेरे शोहर जिंदा थे बस ससुराल में गुजारा हो ही रहा था। मेरे शोहर एक फौजी थे जो अक्सर अपनी ड्यूटी के सिलसिले में घर से बाहर रहते थे और मुझे सास और बाकी घर वालों के साथ तरह तरह की बातें सुनने को मिलती थी। मेरे शोहर को ड्यूटी पर गए हुए एक माह गुजर चुका था। जल्दी वो छुट्टी लेकर घर वापस आने वाले थे, लेकिन इसके वापस आने से पहले ही ये खबर आ गई थी
کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی میری ساس مجھ پر برس پڑی تھی کہ تم ہی منحوس ہو جس سے شادی کر کے میرا بیٹا مرا ہے۔ یہ سب یقیناً اس معصوم بچے کی بددعائیں ہیں جسے تم چھوڑ کر آئی ہو۔ شوہر کی موت کا صدمہ میرے لیے بہت بڑا تھا، اوپر سے گھر میں ہونے والے ہر روز کے جھگڑے مجھے اندر اندر سے ختم کر رہے تھے۔ شوہر کی موت کے 1 ماہ بعد ہی پتہ چلا کہ میں حاملہ تھی۔ اب میرے اوپر ایک ننھی سی جان کی ذمہ داری بھی تھی، اس لیے میں نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ بیٹی کی پیدائش تک سسرال والوں نے بڑی مشکل سے مجھے اپنے گھر پر رکھا، لیکن جیسے ہی میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا تو مجھے گھر پر رکھنے کے لیے تیار بھی نہیں تھے، لیکن پھر بھی میں نے زندگی سے 4 سال وہاں جانوروں کی طرح رہ کر گزارے۔ پھر بحالت مجبوری مجھے وہ گھر چھوڑنا پڑا، اس لیے میں واپس ماموں کے گھر آ گئی تھی۔ لیکن سن کر بہت ہی زیادہ افسوس ہوا کہ میرے ماموں بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اور مامی نے اپنے بیٹے کی شادی ایک بیوہ عورت سے کر دی تھی، لیکن اس عورت نے میرے مامی کو گھر سے نکال دیا تھا اور اپنے معذور شوہر اور اس کے بچے پر بھی بڑے ظلم کرتی تھی۔ میں خود مجبور اور لاچار تھی، میں بھلا کیا کر سکتی تھی، اس لیے اپنا سب منہ لے کر میں وہاں سے نکل آئی۔ یہاں اس محلے میں میں نے کرائے پر مکان لیا اور اپنے شوہر کی ملنے والی پنشن پر گزارا کرنے لگی۔ مجھے اس عورت کی کہانی سن کر بہت زیادہ افسوس ہوا تھا، وہ تو مجھ سے بھی زیادہ مجبور تھی۔ میں اجازت لے کر وہاں سے جانے لگا تو بچی سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے کہا کہ انکل آپ کہیں مت جائیے نا، آپ کے پاس بھی تو گھر نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ رہ لینا پلیز۔ اس بات پر میں نے اس کی ماں کی طرف دیکھا تھا جس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شاید وہ بھی سوچ رہی ہوگی کہ کاش اس بچی کا باپ زندہ ہوتا تو اسے کسی سے شفقت کی امید لگانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ میں نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس عورت کے سامنے نکاح کی پیشکش کر دی تھی، کیونکہ وہ اور میں ہم دونوں ہی ایسے ہی تھے السلام جنہیں علیکم کسی ورحمۃ سہارے کی اللہ ضرورت تھی۔ وبرکاتہ۔ یہ واقعہ اس بڑا نے ہی اپنی بیٹی کی دلچسپ اور طرف دیکھتے منفرد ہوئے واقعہ ہے، میری کیونکہ ایک پیشکش دفعہ قبول کر لی تھی سلطان کے ایک اور وزیر کو ہماری جنگل میں خوبصورت سانپ نے زندگی ڈس کا لیا آغاز ہوا۔ اور وزیر